होगा ओ, ताकि संयमित भी रह सकें, समझ में भी आए, और जो आयोग बोला है कि भाई साहब इसको फॉलो करना है, उसको भी अंत में क्या कर ले, थोड़ा सा फॉलो कर ले। चलिए, अभी जानते हैं सुबह में 5 बजे उठ करके सारा काम हुआ है। कल क्या हुआ कि पता नहीं, हमारे जो सिस्टम संभालने वाले हैं अपडेट कर दिए, अब दिन भर गोले गोले घूम कर अपडेटे हुई रह गया। देखिए, क्लास 6 में बायोलॉजी का एक चैप्टर है जिसका नाम है फूलों से जान पहचान। क्या नाम है? फूलों से जान पहचान। थोड़ा सा पहले बायोलॉजी का जो स्टैंडर्ड लेवल था, 10 ऐसे चैप्टर जो याद नहीं होते थे उसको हम करा दिए थे। अब थोड़ा सा पाठ्यक्रम पर आधारित जो भी बन सकता है, क्लास 6, 7 और 8 में जो भी बायोलॉजी के चैप्टर हैं, सबका समाकलन हम लेकर के आए हैं। हम आपके टेलीग्राम पर, टेलीग्राम बोल रहे हैं, कुछ ही बोलते हैं उसको, ग्रुप, हाँ हाँ ठीक है बाबू, ग्रुप में क्या कर दिए हैं, आपको मटेरियल हम डाल दिए हैं, आप निकाल लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। फूलों से जान पहचान। अब देखिए, इसको हम समझेंगे कैसे, थोड़ा सा समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। कहता है फूल पौधों के जनन अंग होते हैं, यानी कि कोई भी पौधा होता है उसका जनन अंग क्या कहलाता है? फूल कहलाता है। आए बात समझ में? फूल के मुख्य 4 भाग होते हैं। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि फूलों के मुख्य कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। कौन कौन? पुकेसर, पंखुड़ी, स्त्री केसर, अंकुड़ी यानी कि बाह्य दल। फूल के डंठल के जिस सिरे पर, मान लीजिए ये कोई पेड़ है, ये डंठल है, यहां पे फूल लगेगा, तो फूल के सिरे, जिस सिरे पर यानी कि इस सिरे पर फूल के सभी अंग जुड़े रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पुष्पासन कहते हैं। आसन मतलब बैठा हुआ है, जिस जगह पर जुड़ा रहेगा, जिस जगह पर बैठा रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? पुष्पासन कहेंगे। यह लाइन आपको समझ में रखना होगा। मटेरियल निकाल लीजिएगा, एक बार जाके बढ़िया से पढ़ लीजिएगा फिर से मटेरियल को, है ना। चूंकि मटेरियल भेजने में लेट इसलिए हुआ क्योंकि 4 बजे के बाद इस पे काम स्टार्ट किए। काम कल ही हो जाता तो हम शाम तक जरूर आप लोग को भेज देते, लेकिन जी बाबू बोलिए, हम भेज दिए, आधा घंटा पहले ही भेजे हैं, ग्रुप में भेज दिए हैं, जाकर निकाल लीजिएगा सारे लोग मटेरियल। सुनिए, अब यहां पे याद क्या रखना है कि फूल के डंठल के जिस सिरे पर फूल के सभी अंग जुड़े होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पुष्पासन बोलेंगे। आप देखिए, ध्यान से समझिएगा। पुकेसर जो है जनन अंग है, पर कैसा है? नर जनन अंग है। और स्त्री केसर कैसा है? याद रखने का तरीका है, पुकेसर में लग रहा है कि पुरुष, और इसमें स्त्री। स्त्री क्या होगी? मादा होगी, पुरुष क्या होगा? नर होगा। क्लियर है? चलिए, जिन फूलों में अंकुड़ी, पंखुड़ी, पुकेसर तथा स्त्री केसर चारों अंग पाए जाते हैं वह पूर्ण फूल कहा जाता है, क्योंकि फूल के कितने भाग होते हैं? अंकुड़ी, पंखुड़ी, पुकेसर तथा स्त्री केसर। क्लियर है? इसमें से पुकेसर जो होता है नर जनन अंग होता है, स्त्री केसर क्या होता है? मादा जनन अंग होता है। जिन फूलों में पुकेसर यानी कि नर और मादा दोनों उपस्थित रहते हैं वह क्या कहलाएंगे? द्विलिंगी कहलाएंगे। यानी कि जिसमें नर भी हो और मादा भी हो, वो क्या कहलाएंगे? द्विलिंगी कहलाएंगे। बहुत हार्ड नहीं ना लग रहा है? ठीक है, सुनिए, पूर्ण फूल के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? कौन कौन? अंकुड़ी, पखुड़ी, पुकेसर तथा स्त्री केसर। बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक काम कीजिएगा, वहां जो मटेरियल भेजिएगा ना, तो क्लास 6 का है तो ऊपर में क्लास 6 लिख दीजिएगा, ठीक ना। फिर 7 और फिर 8 जरूर लिख दीजिएगा। इसमें नहीं लिखा हुआ है तो बच्चा समझ जाएगा यहां, ठीक है। बोलिए, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। अब देखिए, यानी कि फूल के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। फूलों के 4 भाग होते हैं। कौन कौन होते हैं? अंकुड़ी, पखुड़ी, पुकेसर, स्त्री केसर। अच्छा, जिसमें
पुकेसर और स्त्री केसर दोनों पाए जाएंगे, उसको द्विलिंगी कहेंगे। क्या बोलेंगे? द्विलिंगी कहेंगे। रुकिएगा, समझिएगा थोड़ा सा। ऐसा फूल जिसमें केवल पुकेसर होता है, स्त्री केसर नहीं होता है, वो कौन सा फूल कहलाएगा? नर। और इसका उल्टा अगर करें, जिकरा में खाली स्त्री केसर हो, पुकेसर नहीं हो, तो कौन सा फूल कहलाएगा? मादा। कौन कहलाएगा? मादा कहलाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? पुंकेसर, ये जो बिंदु होता है ना, इसको न कहते हैं। दिमाग कम लगाइए, जितना बता रहा उतना पे ध्यान दीजिए। अब आपको यही नहीं पता है कि बिंदु का मतलब क्या होता है। अब मेरी गलती थोड़ी ना है भाई साहब जी, है ना? गलती से बिंदु कैसे पड़ जाएगा? दोनों होता है, इसको नहीं पता। अब समझ में आ गया? ये कौन बड़का चीज है? हम तो बायोलॉजी से, आप बायोलॉजी मेरा नहीं ना रहा है बुआ। हमको एक बार लड़की बोली थी कि सर आप बायोलॉजी डर डर के क्यों पढ़ाते हैं? 2 साल 3 साल पहले हमने कहा है ना सर, हम बायोलॉजी में एक्सपर्ट हैं, आप डर डर के पढ़ाते हैं। अब वैसे टॉपिक आ जाएगा तो डरिए क्या ना पढ़ावेंगे। अब बाबू समझ में आ गया? गाड़ी में ब्रेक ना लगने देगी। एक का मतलब क्या हो गया है? मां और न दोनों हो गए है ना, याद रखेगा। एक पगला गया है पीछे दोनों गधवन, स्माइल अरे कड़कड़ैले है, खाना पचा रहा है। देखो, एक लिंगी फूल का मतलब क्या होता है पहले इसको समझिए। एक लिंगी फूल ऐसा अपूर्ण फूल जिसमें या तो सिर्फ पुंकेसर हो या क्या हो, स्त्री केसर में से सिर्फ क्या हो, एक होगा, तो क्या होगा? एक लिंगी। और जिसमें दोनों होगा वो क्या होगा? द्विलिंगी। इतना आसान भाषा में समझ में आ रहा होगा। सुनिएगा, फूल से क्या बनाया जाता है? और कहीं कहीं पे फूल से रंग के साथ साथ स्प्रे भी बनाया जाता है। क्लियर है? चलिएगा, अलिंगी फूल किसे कहते हैं? जिन फूलों में ना तो स्त्री केसर और ना पुंकेसर, दोनों में से कोई नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अलिंगी फूल कहते हैं। अभी तक हमने 3 चीज देखा। एक द्विलिंगी देखा जिसमें दोनों हो, एक लिंगी देखा जिसमें या तो पुंकेसर हो या तो स्त्री केसर हो, और जिसमें अलिंगी जिसमें दोनों में से कोई ना हो। पुंकेसर के समूह चक्र को पुमंग तथा स्त्री केसर के समूह चक्र को जायांग कहते हैं। याद रखिएगा, पुंकेसर के समूह चक्र को पुमंग। याद कैसे रखेंगे? प से पु और प से पुमंग, याद हो जाएगा। पुंकेसर के समूह चक्र को पुमंग और स्त्री केसर के क्या बोलते हैं? जायांग बोलते हैं। प्रत्येक फूल के अंग घेरे अथवा चक्र में व्यवस्थित होते हैं। कैसे? फूल जब भी बनता है तो कैसे बनेगा? घेरे और चक्र में क्या होता है? व्यवस्थित रहता है। फूल कैसा होता है जी? लंबा फूल देखे होगा? उसकी आकृति कैसी होती है? गेंदा का, चमेली का, गुलाब का। उसका क्या होता है? चक्र में बना हुआ रहता है। परागकण फूलों के लिए काफी क्या होते हैं? महत्वपूर्ण होते हैं। याद रखिएगा, पूछेगा निम्नलिखित में से क्या है जो फूलों के लिए महत्वपूर्ण है? तो क्या महत्वपूर्ण है जी? परागकण महत्वपूर्ण है। चलिए, अब आपको जितना भी आप पढ़े हैं ना, उसी पर आधारित आपको क्या देने का है? जवाब देना है। चलिए, पहला क्वेश्चन पढ़िए, सब बन जाएगा, बना लीजिए। चलिए, बन गया। फूल का नर भाग क्या कहलाता है? पुंकेसर। फूल का मादा भाग क्या कहलाता है? ऐसा फूल जिसमें केवल पुंकेसर होता है, स्त्री केसर नहीं होता, क्या कहलाएगा? ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होता है, क्या कहलाएगा? द्विलिंगी। पूर्ण फूल के कितने भाग होते हैं? 4। और क्वेश्चन है इसमें? रुक जाइए बाबू,
अच्छा, देखिए निम्नलिखित कथनों पर सही या गलत का निशान लगाइए। सभी द्विलिंगी फूल पूर्ण होते हैं? नहीं होंगे। 4 रहेगा तब ना होगा। पूर्ण फूल में कितने भाग होते हैं? 4। सभी पूर्ण फूल द्विलिंगी? हाँ बिल्कुल होंगे। पूर्ण फूल द्विलिंगी भी हो सकता है, एक लिंगी भी हो सकता है, लेकिन हाँ अलंगी भी हो सकता है। फूलों की अखुड़िया आपस में जुड़ी हो तो पखुड़िया भी आपस में क्या होंगी? अखुड़ी के साथ पखुड़ी जुड़ा रहेगा। तो एकरा में अखुड़ी पखुड़ी के बारे में चर्चा किए। और सारे लोग बायोलॉजी में जरूर ही पढ़े होंगे। कितने लोग नहीं पढ़े हैं बायोलॉजी में? आप नहीं पढ़े हैं, आप नहीं पढ़े हैं। पिलसिन जब आ रहे थे पढ़े के टाइम में, 9वें 10 छठा में पढ़ना था। एक्चुअली गलती आपकी नहीं है। एक बात जानते हैं, अगर गांव में आप लोग टीचर बन के जाइएगा तो ये जरूर अप्लाई करिएगा। चला गांव में 8वां तक के बच्चा को अगर आप मन से पढ़ा दीजिएगा ना, बच्चा जिंदगी में कभी असफल नहीं होगा। 8वां तक बढ़िया से पढ़ा दीजिएगा तो धुआं मचा के रख देगा। चलिए, प्रत्येक जंतु किसी ना किसी प्रकार से क्या करता है? गति करता है। प्रत्येक वस्तु चाहे जिस प्रकार से भी गति करे भाई साहब, लेकिन वो गति करता है। जंतु गति अथवा गमन करने में उसके कई अंग भाग लेते हैं। अगर कोई वस्तु गति करता है तो उसके कई अंग क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। जब जंतु स्थिर होता है फिर भी उसके कई अंग गति में रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई जंतु है, हम स्थिर हैं, यहां पे बैठे हुए हैं, फिर भी हमारा कई अंग भाग ले रहा है गति में। सांस ले रहा है ना जी, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है ना जी, है तो फिर भी हमारे बॉडी का ऑर्गन क्या है? बहुत सारा बॉडी का ऑर्गन एक्टिव है। आया बात समझ में? बहुत सारा ऑर्गन क्या है? एक्टिव है। जब शरीर किसी ना किसी माध्यम से पूर्णतः गति करना बंद कर देता है तो हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति उठ गया ऊपर रे देवा, अब वो आदमी ना रहा। देखते होंगे आदमी जिंदा है कि अच्छा, जिंदा आदमी अगर सुतल है तो कोई आदमी चेको करता होगा इसे करके, लेकिन अगर कोई मर गया तो पहले चेक करता है ना, यही बंद है। यानी कि जीवित आदमी किसी ना किसी रूप से गति, अब अगर शांत अवस्था में अगर गति करना बॉडी का ऑर्गन बंद कर दे तो समझिए कि आदमी अब नहीं रहा। शरीर का अंग जहां मुड़ता है उसे जोड़ कहते हैं। जैसे ए वाला 2 हड्डी के बीच में जुड़ाव है, इसी को संधि भी कहते हैं। संधि का मतलब क्या होता है? पहले राजा राजवाड़ा संधि करते थे, 2 लोगों के बीच में संधि होता है, तो ज्वाइंट कहिए या क्या कहिए? संधि कहिए। ये दोनों शब्द याद रखिएगा, दोनों का मतलब एक ही है। शरीर में यदि संधियां ना हो तो हमारे शरीर में गति संभव। अभी ज्वाइंटे ना रहेगा तो ऐसे लेके चलेंगे प्रिंस, अब हाथ मिलाने कैसे मिलाएंगे प्रिंस से? हाथ ऐसे मिलाएंगे। ये ज्वाइंट इतना आदमी से काम कर रहा है, गलती कर रहे हैं। अब मान लीजिए किसी को मारना होगा तो कैसे मारेंगे? अरे बदमाशी करता है, ऐसे मारेंगे। खाना खाना होता तो फिर दूसरा सिस्टम होता। हमारे शरीर में अस्थियों का बना ढांचा पाया जाता है, सही बात है। हमारे शरीर में पूरा हड्डी का क्या है? ढांचा है, और उसी में अंदर में सब माल मटेरियल भरा हुआ है और बाहर से लिप पोत के सुंदर बना दिया गया है, नहीं? जिसे क्या कहते हैं? कंकाल या कंकाल तंत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं या कंकाल तंत्र कहते हैं। सुनिए, मानव कंकाल, खोपड़ी हाउला, मेरुदंड, पसली, वक्ष की अस्थि, कंधे एवं श्रेणी मेखला तथा हाथ एवं पांव की क्या होती है? अस्थियों से। यानी कि पूरे शरीर का अलग अलग नाम है। अगर आप कहिएगा तो हम टेक्निक से याद करवा देंगे किस हड्डी में कितना, नहीं समझे? 206 हड्डी होता है ना, किसी में कितना हड्डी होता है हम याद करवा देंगे टेक्निक से आपको। क्लासे में करा देंगे, फिर बाद में कराने वाला छूटले रह जाता है। इसी में करवा देंगे, आज नहीं कल, आज तो पहले ही पढ़ाना है। कंकाल तंत्र हो गया। सांप के बारे में कहा गया है कि सांप जो है ना अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर क्या करता है? वलयाकार गति करते हुए आगे की ओर फिसलता जाता है, दोनों ओर। सांप को कभी देखा कैसे जाता है? देखिए ऐसे जाता है, ऐसे,
यानी कि वलय एने भी उतना ही है, वो एने भी उतना ही है। देखिए सांप ऐसे जाता है, तो जितना एने गया उतने, इसी को वलय कहते हैं। तो सांप ऐसे ऐसे वलय करते हुए जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा सांप के बारे में। सांप अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर वलयाकार गति करता हुआ आगे की ओर फिसलता है। तिलचट्टा के बारे में कहा गया है, ये वही तिलचट्टा है जकरा में सबसे ज्यादा हृदय कोष्ठक 13 होता है, और एकरा से लड़कियन बड़ी डरती है, काकरोच से। और इसमें इसका खून लाल नहीं, कैसा होता है, श्वेत होता है। तिलचट्टे का शरीर एवं पैर कठोर आवरण से ढके होते हैं। तिलचट्टा बाप रे बाप जल्दी नहीं मरेगा, उसका शरीर और पैर खास करके कठोर आवरण का बना होता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप कछुआ को देखे होंगे, कछुआ का भी बाहरी आवरण क्या होता है, केकड़ा का भी बाहरी आवरण मजबूत होता है, लेकिन सबसे ज्यादा कठोर किसका होता है, कछुआ का। तिलचट्टे का शरीर एवं पैर कठोर आवरण से ढके होते हैं, जो क्या कहलाते हैं, बाह्य कंकाल। सुनिए, कंकाल दो प्रकार का, बाह्य और आंतरिक। बाह्य कंकाल किसमें पाया जाता है, जिसमें बाहरी आवरण हो और मेन माल मटेरियल अंदर में हो। लेकिन हम लोग का अंदर में भी और बाहर में भी है। हम लोग का कंकाल कहां है, अंदर में है। क्या है, अंदर में है। इन लोग का बाहर में होता है। घोंगा पेशीयपाद की सहायता से चलता है। यानी कि घोंगा कैसे चलता है, पेशीयपाद। पेशीयपाद समझ रहे हैं, पेशी गुद्दा रहता है निकला हुआ, देखे होंगे, उसके हिसाब से चलता है। देखे हैं कभी घोंगा? कितने लोग नहीं देखे हैं? सबको देखा होगा, सबको देखा होगा। ऊपरी जबड़े है एवं खोपड़ी, जिसको कपाल कहते हैं, कि संधि को क्या बोलते हैं, अचल संधि बोलते हैं। पंछी की अस्थियां खोखले एवं मजबूत होती है। देखिए पक्षी लोग को देखे होंगे, उन लोग तार पर भी बैठ जाता है, लाइन वाला तार पर। उन लोग को जल्दी लाइन नहीं मारता है, लाइन तब मारता है जब जिभिया सोकड़ा लगाता है। आए बात समझ में? लेकिन आराम से बैठ के ढूंढते रहेगा तो कोई उसको दिक्कत नहीं होगा। क्या नहीं होगा, उसका जो पैर होता है वो हड्डी का, वो खोखला अंदर से होता है, में कुछ माल मटेरियल नहीं होता। लेकिन जब जिभिया लगाता है, देखे होंगे पक्षियों को लाइन मारता है, तो लबर लबर करेगा, जीभ लगाएगा तो लाइन नहीं मारेगा। पक्षी की अस्थियां क्या होता है, खोखला और मजबूत होता है। हमारे शरीर में कुछ हिस्सा अस्थियों की तरह कठोर नहीं होते हैं, बल्कि लचीली होते हैं। आए बात समझ में? जिसे क्या बोलते हैं, उपास्थि कहते हैं, जीभ। आए बात समझ में? घोंघा का शरीर कठोर चीजों से ढका रहता है, इसे क्या कहते हैं, कवच कहते हैं। यह घोंघा का बाह्य कंकाल है, जिसे कोई संधि, घोंघा के संधि मतलब जुड़ाव, हड्डी का जुड़ाव होता है का घोंघा में जी, जैसा वैसा ही रहेगा। मनुष्य में आंतरिक कंकाल पाया जाता है। हड्डी उड्डी कहां होता है, अंदर में। गाय में भी, लेकिन घेंगा में, कछुआ में, तिलचट्टा में। तिलचट्टे के 3 जोड़े पैर होते हैं, याद रखिएगा, जो चलने में सहायता करती है। तिलचट्टे में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, जिसके कारण इसका रक्त कैसा होता है, श्वेत होता है। कैसा होता है, श्वेत होता है। बाबू चलिए, शरीर का अंग जहां से मुड़ता है उसे क्या बोलते हैं, संधि। जो भी कहेंगे। पानी है क्या, बढ़िया पानी है, 1 मिनट चला। इकोनॉमिक्स वाला कल के बाद परसों दिन इकोनॉमिक्स खत्म कर देंगे, ठीक है? परसों दिन सिलेबस पूरा। वो पूरा स्टैंडर्ड हो गया। क्या क्या, पागल कुत्ता को काटा है क्या? सब आप ही पढ़िएगा, ऐसा कहीं होता है क्या? आपको किस चीज का तैयारी करना है, तैयारी कीजिए टीचर का। अरे सब इसी में मिल जाएगा। अरे पागल, आप देखता है ये नहीं, खाली बोल देता है।
तुमको सब इसमें मिल जाएगा, बशर्ते यही है कि इसको हम लेवल का पढ़ा रहे हैं। आया बात समझ में? ध्यान दीजिए। अब फिर तुम कहा हमारा पे आरोप लगावेगा एगो पागल कहीं के। टोनी के जानते हो टोनी के कैसा मास्टर चाहिए था? हमारा इसमें टोनी के मास्टर नहीं आना चाहिए था, तब टोनी का अकेले समझ में बढ़िया से आ जाता, पूरा बढ़िया से औकात टोनी के समझ में आ जाता। चलिए, शरीर की अस्थियों का ढांचा क्या कहलाता है? कंकाल तंत्र। ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी, कौची हम कर रहे हैं जी? बस समझ गए समझ गए। अब एका को बोलिएगा तो क्या होगा? पहला एक मिनट, ओ का खा, ओ सही है, खा क्वेश्चन का नाम है और इसका जो ऑप्शन है ना वो इस फॉर्म में दिया हुआ है। चलिए ठीक है। तो शरीर की अस्थियों का ढांचा क्या कहलाता है? कंकाल तंत्र। ग क्वेश्चन है। ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी की संधि क्या कहलाती है? अचल संधि कहलाती है। निम्न में से किस जीव की अस्थियां खोखली किंतु मजबूत होती है? पक्षी की। निम्न में से कौन सा जीव मिट्टी खाता है? केचुआ। चलिए, इसी में से आपको ढूंढ करके और इसका जवाब देना है। इसी में से ढूंढ करके आपको इसका जवाब देना है। चलिए, अस्थियों की संधियां शरीर की, अस्थियों की संधियां शरीर की गति में सहायता करती है। अस्थियां एवं उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का क्या कहलाता है? रुक जाइए। मांस पेशियों के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में तीनों को ना। आप कोहिनी की अस्थियां किसके द्वारा जुड़ी होती है? संधि द्वारा। कब्जा संधि द्वारा। और अस्थियां एवं उपास्थि संयुक्त रूप से क्या करते हैं? शरीर का गति बनाती है। सॉरी, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र। अब देखिए पढ़ते हैं। अस्थियों की संधियां शरीर की क्या करती है? गति में सहायता करती है। अस्थियां एवं उपास्थि, अस्थि और उपास्थि, उपास्थि किसे कहते हैं? इसमें हड्डी नहीं होता है। अस्थि और उपास्थि संयुक्त रूप से मिलकर कंकाल बनाती है। कोहिनी की अस्थियां कब्जा और संधि द्वारा जुड़ी होती है। गति करते समय मांसपेशियों के संकुचन से अस्थियां क्या होती हैं? खींचती हैं। हो गया। खत्म। लिखे आप लोग, समझ गया ना? कर लीजिएगा। निम्न कथनों के आगे सत्य तथा असत्य को इंगित करिए। बताना है आपको। सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होती है। गलत। ये गलत बात है। उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होता है? नहीं, अस्थि ज्यादा कठोर होता है, उपास्थि कमजोर होता है। गलत। अंगुलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती है? गलत। होती है। गलत बात है। संधि होती है। देखिए ज्वाइंट है ना, संधि होती है। अग्र भुजा में 2 अस्थियां होती हैं। आगे के भुजा में क्या होता है? 2 अस्थियां होती हैं। ये सही है, याद रखिएगा। अग्र भुजा किसे कहेंगे बताइए? क्या है हमारा? अब आप लोगों को कंकाल तंत्र हम याद करा देंगे। मटेरियल में पेन ड्राइव में होगा मेरा। वो फिगर किसी काम का नहीं है, उसमें हम अपना रिसर्च करके बनाए हैं। कैसे याद करेंगे? इसे खोपड़ी में केगो होता है ना? इसके बाद पैर के हड्डी में केगो होता है, हाथ में केगो होता है, मेरुदंड में केगो होता है। तो हम टेक्निक अपना बनाए हुए हैं उसको। चलिए, इसका थोड़ा जवाब आप लोग दीजिए। ऊपरी जबड़ा एक अचल संधि है, ठीक है? मछली जो होता है का शरीर धारा रेखीय होता है, ठीक है? पसलियां क्या होता है? बाह्य कंकाल तंत्र है नहीं। हृदय की क्या करती है?
सुरक्षा करती है। पसलिया क्या करती है? घोंगा बहुत धीमी गति से करता है। और तिलचट्टा उसका बाहरी कंकाल तंत्र होता है। एगो मतलब इसमें ज्यादा दिया हुआ है, 2000 दिया हुआ है। सुनिए, ये वाला जो क्वेश्चन ना बड़ी पूछता है। मछली जो होता है ना वो धारा रेखीय होता है। आया बात समझ में? ऊपरी जबड़ा को क्या बोलते हैं? अचल संधि। मछली का शरीर धारा रेखीय। पसलियां हृदय की गति, ये पसली इसी के अंदर में हृदय है। और घोंगा क्या करता है? बहुत धीमी गति करता है। फोटो खींचना है क्या? यही मटेरियल आप लोग को मिल गया होता तो आप निकाल लेते। नहीं, मेहनत है बाबू। जितना आप लोग मेहनत करते हैं उससे कम हम नहीं करते हैं। देखिए चेला जी, आपसे ज्यादा हम मेहनत करते हैं। आपको मटेरियल, आप लोग जो हंसी मजाक करते हैं ना, आप लोग को लगता है अरे कभी मेरे जगह पे रखे देखिए। भगवान करे आपको भी वो नसीब हो, टीचर बनिए, तब आपको औकात समझ में आ जाएगा कि पढ़ाना कितना टफ काम होता है। पढ़ाना कितना टफ काम होता है तब आपको रियलाइज होगा। अरे आप लोग तो कम परेशान कर रहे हैं, उन लोग तो आपको रोवा के छोड़ देगा। मारेगा, पकड़ के कूट देगा ना गांव वालों। हाँ, तो पूरा स्टाइले मारल निकल जाएगा। अब बड़ी मारता है गांव वाला आदमी सब। आज आता है तो केसो करवा देगा। मतलब बड़ी खतरनाक रहता है गांव के आदमी। तू वहां कितना पढ़ल लिखल जाएगा ना, गांव के पॉलिटिक्स में कुछ तरह नहीं चल पाएगा। सब वहां तो रो देगा, रो देगा। एगो हमारे स्टूडेंट की माँ थी तो उनको टीचर में हुआ था, तो उनको हम अपनी दूसरी माँ मानते हैं। उनको हम बहुत इज्जत करते हैं और हमको बेटा से भी ज्यादा मानती हैं। तो उनका जब हुआ था टीचर वाला में, तो उनको हम छोड़ने अपने 4 व्हीलर से गए थे। पहले दिन जब गए ना तो पूरा एकदम देख रहे हैं कि गांव के लोग भीड़ लगे हैं कि नया मास्टरनी, 10 साल पहले की बात बता रहे हैं, नया मास्टरनी आने वाली है, नया मास्टरनी आने वाली है। तो हम लोग डर गए, कितना भीड़ काला लगल है। तो बड़ी खुश हुए, कह रहे बाप हमको इतना इज्जत मिल रहा है। और 3 दिन के बाद सुन रहे हैं ना कि इन पर कोई मीटिंग बैठा है गांव में। समझ जाइए, इतना खतरनाक गांव का पॉलिटिक्स होता है। इसलिए जितना आप दुनिया देख रहे हैं ना हंसी मजाक करके, अभी वो दुनिया वैसा होता नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि आप टीचर बन गए तो आप जिंदगी जीत लिए ना, बड़ा कष्ट है वहां। सजीव और निर्जीव, ध्यान दीजिएगा। जो सांस लेते हैं और जो प्रजनन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सजीव कहते हैं। जो सांस नहीं लेते हैं एवं प्रजनन नहीं करते हैं वो क्या कहलाएंगे? निर्जीव कहलाएंगे। पौधे एवं जंतु दोनों क्या हैं? सजीव के मुख्य लक्षण क्या है? सजीव के मुख्य लक्षण सही बोला, लबर लबर बोलना। श्वसन करेगा, वृद्धि करेगा। उद्दीपन मतलब क्या होता है? हमारा भी हिंदी बहुत बढ़िया है, क्या हम सीबीएसई के प्रोडक्ट रहे हैं। अच्छा, प्रजनन करेगा और समझिए, रो खाएगा तो निकालेगा, उत्सर्जन करेगा। सांस लेना एवं छोड़ना श्वसन क्रिया का क्या है? एक अंग है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है। सजीव प्रजनन क्रिया कर अपने सहस्य संतान क्या क्या करता है? उत्पन्न। इस शब्द क्या लिखा रहता है, ऐसे याद रखो। सजीव प्रजनन करके क्या करता है? अपने संतान का उत्पन्न करता है। हमारे बिच्छू जो है ना, बिच्छू के बारे में बता दें कि बिच्छू जो है जब प्रजनन करता है तो प्रजनन करने के बाद पेट में ही जब बच्चा रहता है तो मर जाती है। आया बात समझ में? केकड़ा के साथ वैसा होता है ना। अब हम देखे हैं, मतलब आंखें से देखे सामने कि उस बिच्छू में से बच्चा निकला, उसी को खाया, अपनी मां को। हाँ, बिच्छू। अब कोकड़ा कह रहा है तो हमको नहीं कोकड़ा के बारे में आइडिया हो सकता है। हमारे शरीर में विभिन्न प्रक्रियाओं के फलस्वरूप विषैले एवं दूषित पदार्थ बाहर निकलते हैं। हमारे शरीर से पसीना के माध्यम से, नोज जो निकालते हैं, मलमूत्र निकालते हैं, तो जितने भी दूषित चीजें हैं हमारे शरीर के अंदर वो सब क्या होते हैं? शरीर से बाहर निकलते हैं। ठीक है। ऐसे दूषित पदार्थ मूत्र के साथ हमारे शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। हम इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं। अच्छा, मानव तो उत्सर्जन करता है मूत्र के द्वारा, यूरिन पास करके, पर पेड़ पौधे उत्सर्जन कैसे करेंगे? फल द्वारा उत्सर्जन होता है रे।
लो खूब चाह में इसको, टीचर बनेगा। कहेगा कि अब उत्सर्जन का मतलब पता है, शरीर से गंदगी को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। अब देखिए उत्सर्जन क्या होता है। अब गांव में बचपन में बबूल का लासा समझे, गोंद, वो निकलता है, वैसा नीम में से भी निकलता है, वैसे आम में से भी निकलता है। वो सब पता है क्या होता है, उसके दूषित चीज होते हैं। देखिए क्या है, पेड़ों में भी उत्सर्जन होता है। पेड़ में अवशिष्ट पदार्थ छाल के नीचे जमा हो जाता है, जो छाल के फटने के बाद बाहर निकल जाता है। वो अवशिष्ट पदार्थ उसका होता है, उसको खाना मत कभी। आया बात समझ में? उसका गोंद के रूप में हम लोग यूज करते थे गांव में। गांव में जाते थे, अब पूरा बबुलवा में से निकलता था, जिसको कहते थे लासा। लासा नहीं, अब उस सबको जमा करके अब बोतल में डाल देते थे, अब वो डंटा कल थी दतौन, और में से निकाल के किताब साटते थे। लेकिन बाद में पता चला कि भाई वो तो उत्सर्जन पदार्थ है, उसका, उसकी गंदगी है। आए कटहल, वो तो दूध निकलता है ना, कटहल में से, फल में से नहीं निकलेगा, वो पेड़ में से निकलेगा, तो अवशिष्ट पदार्थ हुआ। आम में सब में से निकलता है, लेकिन कटहल जो फल है उसमें से जो काटते हैं ना, वो अवशिष्ट पदार्थ नहीं होता है। अच्छा एक छोटा सा उदाहरण आपको हम बताते हैं। आपको एक सर खीरा खाए हैं कभी? खीरा, तो खीरा का जो साइड वाला चीज होता है उसको काट कर रगड़िएगा, देखिएगा झाग जैसा निकलेगा, वो उसका अवशिष्ट पदार्थ होता है। आया बात समझ में? उसका क्या होता है? अवशिष्ट पदार्थ सदैव उसको। लेकिन हम लोग कहां उसे करते हैं? अभी निकलता है, अभी भी निकलता है। तब कभी कभी देखे होंगे तीखा ज्यादा निकल जाएगा, पूरा खीरवे तीखा निकल गया। आया बात समझ में? तो हम प्रयोग करके देखे अपने मामा घर में, एक बार प्रयोग किए, जो तीखा था ना उसको हम रगड़ के देखे, पूरा झाग निकला। तीखा तो जरूर था पर तीखापन कम हो गया था। तब हमको लगा कि ओ ये इसका क्या है? अवशिष्ट पदार्थ है। जनन करेगा, वो पैदा किया, तो अपने माँ बाप का क्या है? हम अपने माँ बाप का क्या है? संतान है। तो फल उसका संतान हुआ, है ना, डाली उसका सब निकलता, वो प्रोसेस है वो, है ना। जैसे तुम जुआन होगा तो तुम्हारा शादी होगा, तुम्हारा भी बाल बच्चा होगा, है ना, तो इससे पेड़ जुआन होता है। सुनिए, कुछ पौधों को प्रजनन के बजाय कलम द्वारा उगाए जाते हैं। गुलाब के कलम, फूल। अब तू प्रजनन करवाएगा, एगो गुलाबी एगो गुलाब के रखेगा रूम में, तब ना एगो फूल निकलेगा। उतना टाइम है? कलम काटो, सीधे घोलो, काटो और लगा लो। हाँ वो हाइब्रिड। अच्छा यही वाला बतिया ठीक कर रहा है। सुने होंगे हाइब्रिड, लाल और करिया रंग के गुलाब को रोप दीजिए, दोनों रंग के फूल खिलेगा। हाँ हो गया, समझ में आ गया? ठीक, ये गलत नहीं बोल रहा है, सही बोल रहा है। सभी सजीव क्या करते हैं? आइए क्वेश्चन बनाते हैं। निम्न में निर्जीव है रेलगाड़ी, निम्न में सजीव है बीज। सजीवों के मुख्य लक्षण नहीं है। ऑप्शन अच्छा दो यहां है, अस्थिरता। पौधे अपना भोजन निम्न क्रिया द्वारा बनाते हैं। पौधे प्रकाश, निम्न किस पौधे की पत्तियां छूने पर? छुई मुई, जिसको लाजवंती भी कहते हैं। हाँ, इस छुई मुई का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है अघोरी क्षेत्र में। तंत्र मंत्र की दुनिया में छुई मुई का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है, खास करके वशीकरण के क्षेत्र में। देखो हमारे बाबा कंसल्ट के थे, तो वहां एगो महिला आती थी, तो जानते हो क्या करती थी? हर 7 दिन के बाद एगो नया आदमी की फोटो लेके आती थी। अब बाबा के बोलती थी कि बाबा इसको हमको बस में करा दीजिए। लेकिन बाबा लिए पैतरा, हालांकि जल्दी में 2-3 महीने पहले डेथ कर गए बाबा, वो लिए उसको पैतरा। बोले पागल हो गई, तुम नया नया आदमी का तुम फोटो लेके आती हो, 10 दिन के बाद कहती हो सबको तरफ दुनिया तरफ बस में हो जाए। और औरत सही नहीं थी, कोई नया नया फोटो लेके आती थी और बाबा कहती थी बाबा इसको बस में करा दीजिए। हाँ, प्रधानमंत्री के बस में कर ले। खाली जगहों को क्या करना है? भरना है। इन सब चीजों से भरना है। सजीव खाली स्थान द्वारा अपने समान जीवों की उत्पत्ति करते हैं। प्रजनन नहीं, प्रजनन द्वारा। सजीवों को कार्य करने के लिए खाली स्थान की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
सजीवों में ऊर्जा उत्पन्न होने के लिए भोजन तथा श्वसन क्या आवश्यक है। विषैले एवं दूषित पदार्थ उत्सर्जन क्रिया द्वारा शरीर से क्या निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अब ये देखिए, ये आपका कंकाल तंत्र है, पर इस कंकाल तंत्र से ज्यादा आप कुछ सीख नहीं सकते हैं। हम अपना वो कंकाल तंत्र, अपना माने मेरा नहीं हम जो तरीका बना के रखे हैं वो वाला आपको हम बताएंगे। है क्या बोल रहा है? तू बहुत आनंद ले रहा है आजकल, थोड़े खा ले वो उधार रह गया है हमरा गधा कहीं के। तो तू को लाज शर्म नहीं आता है रे कि तू मास्टर बने वाला है रे गधेवा। कुछ दिन में मास्टर साहब कहलाएगा, कोई कहेगा इसको मास्टर है, बदमाश। हाँ, पूरा सुना गया जब बोला से। चलिए 6 क्लास खत्म, 7 निकालिए। हाँ 6 से खत्म किए, 7 निकालिए। ऑप्शन बताओ। बोलो ना, बोलो ना। 8 लाइसोसोम। हाँ, कोई ज्यादा टेंशन ना लो, क्वेश्चन गलत होगा। कभी भी सबके चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़ने का, नहीं है तो नहीं, आगे बढ़ो ना, क्या टेंशन है। गूगल पे सर्च मार के देख लो, बात खत्म हो गया। इतना टेंशन लेके मत चलो। चलिए आइए चैप्टर 7 में। 7 निकाल दिए, 7 निकाल दिए कि 8 निकाल दिए? 7 निकाल दिए। सुनिए, जंतुओं का पोषण इस चैप्टर में पढ़ना है और पौधों में पोषण पढ़ना है, ठीक है। जीवों में श्वसन पढ़ना है। 3 चीज इसमें जरूरी है। देखिए क्या क्या है। जंतुओं का पोषण, बाबू बदमाशी नहीं करिए। जंतुओं का पोषण, सभी जीव किसी ना किसी तरह अपने पोषण के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। सभी जीव पौधों पर निर्भर रहते हैं। शेर को छोड़ दिया जाए, लेकिन शेर जिसको खाता है वो किस पर निर्भर रहता है? हम किस पर निर्भर हैं? डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से सभी लोग किस पर निर्भर हैं? पौधों पर निर्भर हैं। हमारे भोजन में अनेक अवयव होते हैं जो भोजन को संतुलित बनाते हैं। हम सब खाना में दाल भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं, हमको कहीं से प्रोटीन मिलता है, कहीं से वसा मिलता है, कहीं से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। यानी कि हमारे भोजन के लिए जो चीज जरूरी है वो हमें अलग अलग चीजों से मिलता है। भोजन के अवयव की संरचना अत्यंत जटिल होती है। यानी कि भोजन का जो अवयव की संरचना है वो क्या होता है? जटिल होता है। आया बात समझ में? जैसे मान लीजिए हम भोजन लेते हैं, हमको ऊर्जा मिलता है, तो ऐसा नहीं ना कि भोजन खाए तो ऊर्जा मिल गया, उसी क्या एक प्रक्रिया है। जीवों में पोषण का तरीका अलग अलग होता है, जिनके आधार पर हम उन्हें स्वपोषी, विषमपोषी आदि वर्गों में क्या करते हैं? बांटते हैं। यानी कि देखिए, जीवों में पोषण करने का क्या है? अलग अलग होता है। जैसे स्वपोषी, विषमपोषी। स्वपोषी का मतलब होता है जो स्वयं से पोषण करता है। पेड़ पौधे, पेड़ पौधे अपना भोजन खुद से बनाते हैं। पर क्या हम अपना भोजन खुद से बनाते हैं? हम पेड़ों पे आश्रित हैं। आया बात समझ में? जैसे मान लीजिए कि चना का गाछ है, तो चना बेचारा अपना कैसे किया? प्रकाश संश्लेषण से किया। और हम गए, हम किसको खा गए? चने के खा गए, है ना। चना खाए, फिर चना निकाले, गोबर का काम किया,
फिर चना को एनर्जी मिला। रिसाइकल सिस्टम है बाबू। गलत बोल दिए क्या? इसमें इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? सिंपल सा बात है, गोबरे ना करता है हम लोग। हाँ, छीलना, चबाना, कुतरना, भेदना, पकड़ना, निगलना, चूसना, पीना आदि भोजन ग्रहण करने की विधि है। जैसे मच्छर चूस के भोजन ग्रहण करता है, हम लोग चबा के भोजन ग्रहण करते हैं, सांप निगल के भोजन ग्रहण करेगा। तो भोजन ग्रहण करने के अलग अलग विधि हैं। निगलना, चूसना, आया बात समझ में? कटफोड़वा पेड़वा के भेद के नहीं, इसे कट 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 कट। शेर पकड़ के भोजन करेगा, तो लास्ट में तो खाइबे ना करेगा, चबेबे ना करेगा। अब ऐसा ना कोई भोजन का पकड़ के खड़ा रहेगा तो उसको ताकत मिल जाएगा। बोलिए। सभी जीवों की भांति, अब देखिए बुद्धि वाला बात बताते हैं, इस चैप्टर को आप मजाक में मत लीजिए। इसी चैप्टर को पढ़ के 2-4 ही क्वेश्चन ऐसा बनेगा जो आपको स्ट्राइक करेगा वहां पे, तो थोड़ा सा हंसी मजाक में भी सीरियस रहना सीख लीजिए। है बस समझ में, ना तो उस दिन मुंह बोआ जाएगा। तो बढ़िया से पढ़ लेते हैं। आपको लग रहा है कि चांद तारा से आपके लिए क्वेश्चन स्पेशल बन के आवेगा, जो सिलेबस वही ना रहेगा जी। अरे हमको तो टेंशन इस बात का होता है कि उनका क्या होगा जो 35 दिन में सिलेबस खत्म किया, 400 खाली बायोलॉजी में पीडीएफ मिला है। 400 खाली बायोलॉजी में, और सब सब्जेक्ट मिला के जोड़ लीजिए 3-4 हजार, 6 हजार। सही में 6,000 पेज, बाप रे बाप। तब एकरा से बढ़िया कहे नहीं से कह दिया था तथास्तु, पर 6,000 के टेंशन नहीं रहता, बोल लेते तथास्तु। सुनिएगा तब, चलिए बहुआ, सभी जीवों की भांति मनुष्य, हमारा आप लोग कदर नहीं ना समझ रहे हो, आएगा बाद में समझ में। पीछे क्या हल्ला हो रहा है? क्या नहीं हल्ला कीजिए। क्यों हल्ला कर रहे हो? पीछे वही लड़का कर रहा है ना, पीछे तो को हरिया रंग का जो टी शर्ट पहन ले। आगे तुम आओ तो पहले, ना ना आगे, रोज उसको आगे बैठाना है, उसको बुलाइए। तो तू आगे आओ, रवीना टुन टुन बनल है तू। वो आगे नहीं बोलेगा, हमको पता है। तू आगे आओ, आगे आओ। कि आगे बैठे ऐसे कर रहा है तू, मास्टर साहब आगे बुला लीजिए। आओ तो आगे आओ, आगे आओ। बाबू वहां जगह दे दीजिए उसको, आओ। खुद बर्बाद होगा, दूसरों को बर्बाद करेगा। तोरे ऐसा लड़कन के पत्नी बाग में भाग जाती है। बिहार में लिंगानुपात 918 है, मतलब 100 महिला पर इतना, 1,000 पुरुष पर इतना महिला है, और सबके शादी हो जाता है। तो एक समझ रहे हो बात के? खोल, अब तू आगे बैठेगा, रोज तू आगे बैठेगा। अच्छा बच्चा बनेगा कि नहीं? अच्छा टीचर बनना है कि नहीं तुमको? सुनिए सुनिए, आप जितना भी जीवन में समय मिले ना, कुछ ऐसा करिए ना कि लोग आपकी वजह से परेशान नहीं हो। आया बस समझ में? क्योंकि अब आने वाला 4-5 साल के बाद ऐसा वक्त आएगा ना कि लोग आपको पूछना बंद कर देगा, आपको कोई वैल्यू मार्केट में नहीं मिलेगा। यह वक्त आपके वैल्यू बनाने का है, और वैल्यू तब बनता है जब मुंह बंद और दिमाग खुला रहता है। वैल्यू समाज में ऐसे बनता है चेला जी, जो ज्यादा श्रोता बनेगा ना वही कल अच्छा वक्ता बनेगा। आप बहुत ज्यादा अच्छा वक्ता बनने के चक्कर में पड़े हुए हैं। अरे कितना दिन, 10 दिन और हम आपके साथ हैं। 10 दिन नहीं, 3-4 दिन है। क्या प्रिंस, कब तक हम इनके साथ हैं? 4-5 दिन है। मारते रहिएगा स्टाइल जितना मारना होगा। हम कहां आप कहां, क्या बात करते हैं सर? अरे आपके जीवन में बहुत टीचर आए होंगे, बहुत जाएंगे भी, बहुत लोग आएंगे भी। सम्मान देना सीखिए लोगों का। तो सभी जीवों की भांति मनुष्य भी भोजन ग्रहण, मनुष्य के मुख्य द्वार भोजन ग्रहण करने के बाद वह एक लंबी नालिका से गुजरता है, जिसको आहार नाल कहते हैं। क्या बोलते हैं? आहार नाल कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? आहार नाल कहते हैं। आहार नाल और उससे संबंधित ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का क्या करती है? निर्माण करती है। मुख गुहा के अंदर दांत और जीभ दोनों होते हैं। दांत चबाने का काम करता है और जीभ टेस्ट लेने का काम करता है। इसी में लार ग्रंथि होती है, जिससे क्या होता है? लार। इसलिए भोजन करते समय आदमी को भोजन चबा चबा के खाना चाहिए। क्या करना चाहिए? भोजन
क्योंकि लार ग्रंथि जब भोजन में मिक्स होता है तो पचाने में क्या करता है, काम करता है। मुंह में कौन कौन से लार पाए जाते हैं, खास करके टाइलिन पाया जाता है ना। मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। बचपन में जो दांत निकलते हैं उन्हें दूध के दांत कहते हैं, जो 7 से 8 वर्ष ईवीएस में मिला था, होते हैं, झड़ जाते हैं। और बाद में जो दांत निकलते हैं वह स्थायी दांत होते हैं। लार ग्रंथियां से लार निकलते रहने के कारण मुंह हमेशा क्या रहता है, गीला। अब एक बात पता है, आप दिन भर खाना खाते हैं तो आपका दांत साफ रहता है, लेकिन रतिया में सो जाते हैं, जब कोई काम नहीं करते हैं तभी आपका दांत गंदा काहे हो जाता है। देखिए, लार में एक प्रकार का सिस्टम पाया जाता है जो दांत को हमेशा साफ रखता है। आया बस समझ में। जब हम मुंह में सो जाते हैं, जब रात में मुंह में कर रहे हैं, जब रात में हम सो जाते हैं तो लार बनना क्या हो जाता है। बहुत आदमी को देखे होंगे कि लारवा टपके रहता है सुतला के बाद हो, नहीं पूरा लार टपकेगा 1.5-2 किलो भर जमा रहता है लार एकदम। नहीं है तो अच्छा चीज, लेकिन अब इतना तुम छोड़ोगे तो दिक्कत ना है, तरीका ना है उसका बाबू। तो मुंह सूखता है तो पानी कहां ना पीता है, तो वो सूखना अलग चीज हो गया ना, वो बीमारी की वजह से सूखेगा ना बाबू, है ना। हाँ तो पानी मार्केट में पी लिया करो। लार भोजन पचाने में सहायता करती है। जीभ भोजन को चबाते समय उसे घुमाने फिराने तथा साफ स्पष्ट बोलने में मदद करती है। जीभ ना रहेगा तो बढ़िया से नहीं बोल पाएगा, नहीं। और जीभ क्या करता है, पूरा हाँ घुमाने में मिक्स पूरा काम करता, मदद करता है। भोजन नली लंबी पतली मांसल संरचना की होती है, जो मुंह गुहा को अमाशय से क्या करती है, जोड़ती है। देखिए, अमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। देखिए, अमाशय की अगर बात करिएगा ना, थोड़ा सा बता देते हैं। अच्छा, यही जगह हम बनाते हैं, बन गया जगह। देखिए, यह हमारा आहार नाल है, यह हमारा मुंह है, ठीक है, मुंह है। और यहीं से देखिए, यह हमारा आहार नाल है और ऐसे मुड़ा होता है। यह हमारा कोची है, मुंह है, और ऐसे बनाते हैं, एक ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ऐसे बनाते हैं। यह हमारा मुंह है, ठीक है, ठीक है। और ये इधर आ जाता है और यहीं से ऐसे ऐसे, ये क्या हो गया, किडनी नहीं हार्ट है, ठीक है। एक बात बताते हैं, हम सुनिए, हम सांस लेते हैं तो यह हो गया हमारा श्वास नली, और यह हो गया हमारा मुंह वाला है, यह मुंह है। यहां से हम भोजन करेंगे। देखिए, सांस और भोजन के बीच में एक मशीन लगा होता है जिसको इपीग्लोटिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, इपीग्लोटिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, इपीग्लोटिस। अब इपीग्लोटिस का काम यह होता है कि जब आप भोजन को लीलेंगे भोजन को, तो यह इपीग्लोटिक्स सांस वाला द्वार को बंद कर देगा। भोजन सीधे चला जाएगा कहां, पेट में, अमाशय में चला जाएगा। और जैसे आप भोजन करना बंद करेंगे तो ये खुल जाएगा। कभी कभी देखते होंगे खाना खाने के दरमियान में आपका भोजन सरकता है, तो भोजन सरकने के पीछे कारण आप कहते हैं कि अरे तुमको कोई याद कर रहा था। गलत बात, आप उल्टा बोलते हैं। आप किसी को याद कर रहे थे। कैसे, जब आप भोजन करते हैं तो भोजन करने के दरमियान कभी कभी जब आप सोचने लगते हैं तो याद कीजिए उसी समय सरकना प्रारंभ होता है। वहां पर इपीग्लोटिक कंफ्यूज हो जाता है। जैसे आप खा रहे हैं कि कुछ और, खाना भी खा रहे हैं और सोच कुछ और रहे हैं, तो उस दरमियान इपीग्लोटिक्स कंफ्यूज हो जाता है। अरे मालिक बताइए ना, सांस लेना है कि खाना खाना है। और उसी समय क्या होता है ना कि सांस वाला नलिया मेने वाला में खाना चल जाता है। और इसका सिस्टम ऐसा है कि धकेल के भरी खानवा का फेंकता, केने कहा एरे कहा हुई थे खानवा, और ओकरे में पूरा खानवा बाहरी फेंका जाता है। उसी को कहते हैं कि हुचकी आ रहा है, सरक गया। तो इपीग्लोटिक्स का बहुत बड़ा काम होता है। अब यहां पे जब आप श्वास में जाइएगा ना, तो इसको कहते हैं क्या पता है, ट्रैकिया। ट्रैकिया
इसको कहते हैं ब्रोंकाई, इससे बहुत सारे छोटे छोटे नली होते हैं, ब्रोंकियोलस कहलाते हैं। आया बात समझ में? ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस, है ना, ये सब हार्ट तो अभी हाई लेवल पे सब पढ़ने का है। जब आप भोजन यहां पे आएगा ना, तो इसको ना 3 भाग में बांटा जाता है, ठीक है, 3 भाग में बांटा जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं पाइलोरिक, सॉरी, इसको कहते हैं फंडिक, इसको कहते हैं पाइलोरिक। इसका दिमाग से निकल रहा है, इसका दिमाग से निकल रहा है। इसी में HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। आया बात समझ में? मुंह में जो टाइलिन नाम का पाया जाता है, क्या, ग्लार, वो भोजन में पाए जाने वाले जो जीवाणु कण होते हैं उसको मारता है, और जो बचल रहता है जीवाणु कण आकर के HCl में मर जाता है। आया बात समझ में? तो भोजन और सांस वाला प्रोसेस समझ में आया बढ़िया से? इधर सांस जाएगा, इधर भोजन आएगा, और श्वास और भोजन के दरवाजा पर एक दरवान खड़ा है जिसको एपिग्लोटिक्स कहते हैं। सांस लेंगे तो खुलल रहेगा, और खाना खाएंगे तो सांस वाला को बंद कर देगा। खाना इन्हें जाएगा, ए पानी हरे, इन्हें जाओ, इन्हें जाओ, खाना ना बंद हो गया, ठीक है, खाना का दरवाजा बंद करो, सांस जाओ बाबू, ना देखे ट्रैफिक वहां, ए निकलेगा निकलेगा निकलेगा। तो एपिग्लोटिक्स जो होता है ना, ट्रैफिक का काम करता है, ठीक है। हाँ, इसको कहते हैं कार्डियक, क्या बोलते हैं? कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। यहां फंडिक में ऐसे ऐसे रूज बना होता है, आप सुने होंगे, जब आदमी का पेट खाली रहता है तो पेट गड़ता है, भूखे दर्द करता है, यही वाला रूजवा गड़ता है तो दर्द करता है। यही रूज में भोजन पकड़ के 4 घंटा रहता है, यहीं पे सारा प्रोसेस हो जाता है। और पाइलोरी के बाद छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है, और इसके बाद क्या हो जाता है, एनस होकर के बाहर निकल जाता है। बड़ी सुंदर प्रोसेस है, ये सब बीपीएससी वगैरह के लिए पढ़ना होता है, प्रशासनिक के लिए। चलिए आइए ध्यान से समझते हैं, सुनिएगा। तो क्या था, अमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। अमाशय जो होता है आहार नाल का, अभी अमाशय बनाए ना जी, सबसे चौड़ा भाग होता है। यह मोटी दीवार वाली थैलुनमा मांसल संरचना है जो चपटी और यू आकार की होती है। क्वेश्चन पूछता है यू आकार की कौन सी होती है? अमाशय। छोटी आंत लगभग 6 से 7 मीटर लंबी कुंडली संरचना की होती है। छोटी आंत ऐसा होती है, ऐसे क्या होता है, इस आकार का होता है, ठीक है, बात समझ में आया? हाँ, इसे यकृत, अग्नाशय तथा स्वयं इसकी द्वारा से होता है। याद रखिएगा, इसमें यकृत, अग्नाशय है तथा स्वयं इसकी दीवारों से क्या होता है, स्राव होता है। थोड़ा सा हमें मिस्टेक हो गया, खाली आप इतना याद रखिएगा, 6 से 7 मीटर क्या होता है, लंबा होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की आंतरिक भित्ति से होता है। देखिए, एक होता है बड़ी आंत, एक होता है छोटी आंत। छोटी आंत नाम है छोटा, पर लंबाई में छोटी आंत बड़ी होती है, और बड़ा आंत मोटा होता है, ठीक है। थोड़ा सा हम संरचना, व्हाइट पेज आएगा क्या? लाइए तो व्हाइट पेज। अरे ये सब बड़ा ढंग से पढ़ने का चीज है, शॉर्ट में, चूंकि सिलेबस इसी लेवल का है तो देखिए, ये हो गया, ठीक है। यहां पे पाया जाता है लीवर, ठीक है। यह नाम है इसका जरूर छोटी आंत। यहां पे इलियम होता है, अंगुली नुमा। भोजन का जितना भी रस है इस इलियम के द्वारा चूस लिया जाता है। याद रखिएगा, पानी का पाचन हमेशा बड़ी आंत में होता है, अब भोजन के जितना भी रस है उसका अवशोषण छोटी आंत में होता है। यहीं पे पाया जाता है अपेंडिक्स। क्या पाया जाता है? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स पाया जाता है। आया बात समझ में? छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है और बड़ी आंत में पानी का। आप सुने होंगे कि कभी कभी आदमी का ना पूरा पतला लैट्रिन हो रहा है, पूरा लैट्रिन पतला हो रहा है। कारण क्या है?
बड़ी आंत पानी का अवशोषण करना बंद कर देती है। पानी का अवशोषण करने का काम बड़ी आंत का होता है। अब बड़ी आंत जब किसी रोग से अफेक्टेड होता है तो बड़ी आंत पानी का अवशोषण करना बंद कर देता है। आप खाना खाइए, खाना तो पचेगा, लेकिन लैट्रिन कैसे होगा? पानी यानी पनिया पचबे नहीं करेगा। पानी क्या होगा? पूरा हड़ा 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 बाहर निकल जाएगा। तो याद रखिएगा, इसी में हम बांट दिए थे कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। आइए बात समझ में, बहुत सुंदर प्रक्रिया है। कौची लीवर का काम? लीवर का बहुत अच्छा काम है। लीवर का काम क्या है पता है? जैसे जब आप यहां से खाना खाते हैं तो खाना बहुत एसिडिक होता है। आया बात समझ में? यहां तक भोजन एसिडिक होता है, लेकिन जैसे ही आप यहां पे भोजन आता है एसिडिक, तो यहां पे भोजन, इस नली में एसिडिक भोजन नहीं जा सकता है। इसलिए बेस छोड़ने का काम कौन करता है? लीवर करता है। आया बात समझ में? बेस छोड़ता है और इसके साथ साथ इल्यूब्रिन भी छोड़ने का काम ये भी करता है। इल्यूब्रिन क्या होता है कि भोजन को चिपचिपा बनाता है और उसके रंग को पीला करता है, इसलिए टॉयलेट का कलर पीला होता है ना? इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो लेवल पे पढ़ाया जाता है, जो हम पढ़ाते हैं। बायोलॉजी मेरा बहुत अच्छा है, बहुत डेप्थ में हम पढ़ाते हैं। आया बात समझ में? तो हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, मेरा सब चीज अच्छा है, क्योंकि हमको जिस चीज पर शक हो जाता है कि मेरा अच्छा नहीं, तो उसमें बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन हमको परोसने के लिए टाइम भी तो चाहिए। और 3 महीना में हम खाली इतिहास पढ़ाते हैं। सोचिए, हम 2 महीना खाली मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाते हैं। माने हमको पढ़ाने में 10 महीना का समय लगता है पूरा सिस्टम को खत्म, लेकिन 10 महीना के बाद इतना गारंटी देते हैं कि क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, क्योंकि मेरा याद कराने वाला तरीका सब में वैलिड होता है। तो अभी हमको इतना जल्दी खत्म करना है और हमको 8 क्लास तक का ही देखना है, तो इसकी चर्चा ज्यादा हमने, पर एक नॉलेज हम आपको ऑल ओवर दे दिए। कोई दिक्कत इसमें नहीं। लाइए तो वहीं पे प्रिंस। ध्यान दीजिएगा, पचे हुए भोजन का अवशोषण कौन करेगा? छोटी आंत। ठीक है, भोजन का अवशोषण हमेशा छोटी आंत करेगा, और पानी का अवशोषण कौन करेगा? बड़े आंत करेगा। उफ, क्या लग गया यार आंख में। बड़ी आंत छोटी आंत की अपेक्षा में छोटी होती है। ये देखिए उल्टा हो रहा है ना, नाम है छोटी आंत लेकिन आकार में क्या होता है? वही कह रहा कि बड़ी आंत तो बड़ा होना चाहिए था, लेकिन नहीं, छोटी आंत से क्या होता है? छोटा, और चौड़ी होती है, मोटा होता है ना। जिसकी लंबाई कितना होती है? मात्र 1.5 मीटर का होता है। कितना मीटर का? छोटी आंत 6 से 7 मीटर, लेकिन मोटी आंत मात्र 1.5 मीटर का होता है। गाय, भैंस, बकरी, अनेक जंतु घास खाते हैं, जिसमें सेलुलोज की क्या होती है? प्रधानता। क्यों? क्योंकि घास पचाने का काम कौन करता है? सेलुलोज करता है। एक हम आपको घटना बताते हैं जो सेलुलोज से संबंधित है। ये सच्ची घटना है। जेल में एक कैदी आत्महत्या करता है बिना किसी हथियार का। अब देखिए वहां पे नॉलेज कैसे काम करता है। जो भी गोला बारूद बनाया जाता है उसमें सेलुलोज का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब ताश का जो पत्ता आप देखते हैं ना, एक ताश का कार्ड होता है जो प्लास्टिक जैसा होता है, कॉस्टली आता है, उसमें सेलुलोज की मात्रा ज्यादा होती है। एक जेल का इस सही कांड है, यह कांड जो हम आपको बता रहे हैं एग्जैक्ट कांड है। एक जेल में एक कैदी क्या करता है कि उसको सजा इतना खराब मिलता है जिसका काम में घटना को अंजाम देता नहीं है, लेकिन बच्चा उसको क्या होता है? सजा उसको दे दिया जाता है। कुछ रेप वगैरह ऐसा कुछ कांड होता है जिसमें वह बंदा किया नहीं रहता है पर उसको सजा मिल जाता है। देखो जिंदगी में कभी कभी क्या होता है, इसमें बैठा हुआ हर एक इंसान हो सकता है मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो, पर वो अपने लिए तो इंपॉर्टेंट है। उसकी अपनी एक जिंदगी है, उसका अपना एक फैमिली परिवार है, उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है हम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो या आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो, पर हर एक का अपना एक इंपॉर्टेंट लाइफ होता है कि नहीं होता है? तो वो आदमी का सच्ची घटना यह है कि वह जेल में बैठा कैदी अपना आत्महत्या करता है बिना किसी हथियार के। क्या करता है सुनिएगा। उसके पास एक पाइप रहता है लोहे का, ठीक है। उसके पास ताश, चूंकि जेल में जनरली ताश खेलना सबको अलाउ रहता है, जेल में बैठा व्यक्ति ताश खेल सकता है, उसको साधन दिए जाते हैं। ताश को क्या करता है कि उफाड़ता है, उसमें सेलुलोज की मात्रा होती है। उस पाइप का एक छोर को कस के बंद करता है दांत से जैसे भी, और उसमें पानी और सेलुलोज को भरता है, और दूसरे छोर को भी पाइप वाला का दांत से क्या करता है? पूरा पैक कर देता है। और क्या करता है? एक दिए के सहायता से किसी प्रकार का वो दिया बनाता है, और क्या करता है कि मान लीजिए यह दिया जल रहा है और यहां पे वो पाइप जिसमें सेलुलोज भरा हुआ है,
गर्म होने देता है, और जब देखता है कि बहुत गर्म होने वाला है, यहां पे सर को रखे रहता है, ये पूरा ब्लास्ट करता है, सर उसका पूरा चित्रा उड़ जाता है। सच्ची घटना है, जब हम लोग उसको पढ़े उस समय हमको समझ में नहीं आया ऐसा कैसे हो सकता है, पर ये सच्ची घटना है। सेलुलोज हीट होने के बाद ब्लास्टिंग का काम करता है। बात समझ में आया? तो याद रखिएगा कि गाय, भैंस, बकरी जैसे अनेक जंतु घास खाते हैं जिनमें सेलुलोज की क्या होती है, मात्रा पाई जाती है। हम लोग में सेलुलोज होगा क्या? नहीं, हम लोग में सेलुलोज नहीं होगा। जानते हैं हमारे शरीर में ऐसे 9 अंग हैं जिसकी जरूरत हमारे शरीर को अब नहीं है, लेकिन पहले था। अब आप कहिएगा सर 9 अंग में से एक तो अपेंडिक्स हो गया, जिसकी लेकिन अपेंडिक्स की जरूरत पहले थी, क्योंकि पहले मानव घास फूस खाता था, तो हम चेंज होकर के इस रूप में आए हैं। तो बॉडी में जो भी पार्ट है वो धीरे धीरे चेंज होंगे ना। अपेंडिक्स की कोई जरूरत नहीं होती। अपेंडिक्स का बीमारी किसी में हो जाता है, सुनेंगे बहुत दर्द करता है। अपेंडिक्स में क्या होता है, खाने वाला अनाज वो एक्स्ट्रा भाग में जब चल जाता है तो भोजन के सड़ने से वहां पे गांठ जम जाता है, उसको अपेंडिक्स सुनते होंगे। अपेंडिक्स पक गया है, तो पकता क्यों है? वही भोजन का एक्स्ट्रा पार्ट उसमें चल जाता है, जिससे गड़ने सड़ने की वजह से क्या हो जाता है, अपेंडिक्स बन जाता है। जब मनुष्य की अपेक्षा जल्दी जल्दी खाते हैं, जंतु जो होते हैं मनुष्य की अपेक्षा जल्दी जल्दी खाते हैं और बाद में जुगालू करके क्या करते हैं, पचाते हैं। भैंस उसको देखे होंगे जुगालू करता है। उन लोग के अंदर एक ऐसा सिस्टम है ना कि खाएगा और फिर अनाज को क्या करेगा, बाहर अंदर मतलब मुंह में लेके आएगा, और फिर उसको क्या करेगा, चबाएगा, फिर अंदर लेगा, फिर बाहर करेगा। ये प्रक्रिया उनके अंदर। बंदर को कभी देखे हैं? बंदर अपने भोजन में बहुत सारा अनाज को भर लेता है, इधर भी और इधर भी, और उसको बाद में खाता है। हम लोग ऐसा करेंगे? नहीं होता हम लोग से। अमीबा का आहार जीवाणु और कवक हैं। अमीबा इसका मतलब कि एक प्रकार का बढ़िया चीज है। अमीबा जीवाणु और क्या खाता है, कवक खाता है। इसका पाचन खाद्यधानी में होता है। खाद्यधानी यानी कि जहां वो खाता है पाचन क्या होता है, वहीं पे होगा। अमीबा के मुख में पाचन तंत्र नहीं होता है। हम लोग के मुख में पाचन तंत्र होगा, सॉरी हम लोग में है ना जी, लार, दांत, ये सब पाचन का ही काम करेंगे ना। दांत फाड़ेगा, चबाएगा, पीसेगा, लार जीभ उसको फेंटेगा, पूरा फेंट के, और लरवा उसको मिक्स करेगा, गोला बनाएगा। पाचन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। हाँ, कपार पे काहे रखे हो हम बाबू हाथ? पसीना कुछ हम गलत ना बोल दिए हैं? होता है बच्चा लोग का एक्टिविटी की कहीं हम मिस्टेक बोल दिए, उसके बारे में आप जानते हो तो मास्टर क्या पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं ना बाबा? ठीक है बाबा। पसीना चल रहा मतलब मेहनत कर रहे हैं आज। अच्छा, अब देखिए, याद रखिएगा, ये हमारा जीभ होता है, ठीक है? याद रखिएगा, जीभ के अग्रभाग में मीठा स्वाद अनुभव करते हैं, यहां मीठा। अब एक बात पता है, कभी आप एगो टेस्ट करके देखिएगा, आज रूम पे जाइएगा, आप नमक लीजिएगा चम्मच में, और नमक को आप आगे वाला जीभ में सटा के देखिएगा, पूरा पानी चूने लगेगा, लार चूने लगेगा। वहां नमक का टेस्ट आप पता नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अगर रसगुल्ला में जीभ लगाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लार तो ऐसे भी चूबे करेगा। अग्रभाग के ऊपरी जीभ के दोनों किनारे पर नमकीन, यहां और यहां नमकीन का अनुभव होता है, और उसके अगल बगल में खट्टे स्वाद का, और कड़वा कहां, पीछे। कड़वे अर्थात तीखे स्वाद का अनुभव कहां होता है, पीछे होता है। भाई साहब यहां कौची हो गए है, कड़वा, आई दोनों जगह पे कौची होगा, ठीक है? इसको दिमाग में रखना, यहां से क्वेश्चन बनेगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, लीवर, यकृत, लीवर है। मनुष्य में भोजन का पाचन मुंह में शुरू होकर बड़ी आंत में क्या हो जाता है, पूरा। देखा ना, बड़ी आंत के बाद एनस, एनस के बाद बाहर निकल जाता है ना। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो अभी बताए थे, जो कार्डियक में था, HCl अम्ल एवं पाचन रस का स्राव होता है, जो भोजन क्या करता है, पचाने में मदद करता है। मनुष्य में पोषण के मुख्य चरण क्या क्या है देख लेते हैं। क्या क्या है देख लीजिए। अंतःग्रहण, पहले ग्रहण करिए अंदर, ऐसा ना कि बाहर रखा हुआ है पचेगा, इसको पचाना भी है। रुक जा बाबू, गाड़ी में पेट्रोल डाल देते हैं। पिता का ना,
जितना हम मेहनत किए 3 महीना, इतना मेहनत में तो सबको डीएसपी और एसडीएम बना देते हैं। सब बैच मिला के जितना मेहनत किए हैं इस बार, बाप रे बाप। चलिए अभी सुनिएगा, कुतरने वाला दांत कृंतक, कैसे, क से कुतरेंगे, क से कृंतक। लार, मंड को स्टार्च कहते हैं। लार जो है वह स्टार्च को किसमें बदल देता है, ग्लूकोज में। पीत रस का स्राव कहां से होता है, वही लिभारवा जो है ना पीत रस निकालता है, जेकरा से एसिडिक खाना बेसिक हो जाता है। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन कहां होता है, छोटी आंत में होता है। बाप रे बाप, एक बात पता है, हम अपना अनुभव से बोल रहे हैं, हम अपना अनुभव से बोल रहे हैं। बायोलॉजी को आत्मसात कर जाइएगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। काहे, हमको उसका भी नॉलेज है, जो हाई लेवल का जो होता है ना, उसका भी नॉलेज है। उसी से बन करके सारा लाइन आपको दिखाई दे रहा है। आया बात समझ में? अभी बताए ना, जल का अवशोषण कौन करेगा, बड़ियात करेगा। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट कहां पाया जाता है, शर्करा में, चीनी। शुगर हम खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है कि नहीं मिलता है, आलू खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है कि नहीं मिलता है, चावल खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में इंस्टेंट ऊर्जा प्रदान करता है, केला भी। प्रोटीन, अमीनो अम्ल, वसा, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल क्या है बताते हैं। पीतरस, पित्ताशय में पाया जाता है। लार, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि से क्या निकलेगा, लार। पित्ताशय से क्या निकलेगा, पीत। वसा अम्ल या ग्लिसरॉल कहते हैं, यानी कि तो वसा अम्ल से क्या निकलेगा, वसा। अमीनो अम्ल, प्रोटीन। यहां पे कुछ हिंदी में उसको लिख देना चाहिए था, किससे क्या निकलता है, याद रखिएगा। थोड़ा सा इस चार्ट को याद रखिएगा, है ना। कैसे याद रखिएगा भाई साहब, लार ग्रंथि से क्या निकलेगा, बोलो ना सब। पित्ताशय से क्या निकलेगा, पीतरस। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल से क्या निकलेगा, वसा। अमीनो अम्ल से प्रोटीन। देखिए, अमीनो अम्ल से ही प्रोटीन यूज किया जाता है। अच्छा, हम लोग जो खाते हैं डायरेक्ट प्रोटीन थोड़ी ना खाते हैं। अरे एक बात पता है कि नहीं आपको, आप जो भोजन करते हैं, वो जो भोजन करते हैं और जो छोटी आंत का सबसे लास्ट में विलाई पाया जाता है, भी हम चर्चा किए थे ना, जो रस को चूसता है। तो रस को चूसने के बाद आपको क्या लगता है कि ऊर्जा मिलता है, नहीं। पाचन के बाद जो हम श्वसन करते हैं ना, तो श्वसन क्रिया से हमको ऊर्जा मिलता है। अब बहुत अच्छा प्रोसेस है, अगर हम कभी, अब तो है नहीं समय, लेकिन जब उसको कहीं पढ़ेंगे, हाई लेवल पे पढ़े भी होंगे आप लोग, श्वसन क्रिया और पाचन क्रिया को ढंग से अगर समझ जाइएगा ना, तो पूरा सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा। जैसे विलाई क्या करता है, भोजन के रस को यहां तक लाता है, तो रस यहां तक आ गया, लेकिन इस रस से आप ऊर्जा कैसे लीजिएगा। ऊर्जा लेने के लिए श्वसन बहुत जरूरी है। देखते होंगे जब ऑक्सीजन की आपके शरीर में कमी होगा ना, तो सुस्त हो जाएगा शरीर ऐसे, और ऑक्सीजन लीजिएगा ना। इसलिए इलोम विलोम आदमी को सुबह सुबह करना चाहिए, ज्यादा सांस लेना चाहिए। आए, अनुलोम विलोम, समझ गया ना बात को। बाबू, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या कहलाती है, लीवर कहलाती है। मनुष्य में भोजन का पाचन मुंह से शुरू होकर कहां, बड़ी आंत तक, मुंह से चालू होता है और बड़ी आंत में पूरा होता है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और किसका स्राव होता है, बताइए। अमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ किसका स्राव होता है, लार ग्रंथि का। पाचक रस का, ए लार ग्रंथि तो मुंह में निकलेगा बाबू, और उसका नाम क्या था, चलो को इसका जवाब देख लेते हैं। कौन सा किताब है बाबू, क्लास 7।
ठीक है, पांच के रस है। पाचक रस है बाबू। चलिए, क्या होगा बाबू? पाचक रस। मनुष्य में पोषण के मुख्य चरण क्या क्या हैं, बताइए। पहले क्या होगा मुख्य चरण? अंतर्ग्रहण। पहले क्या होगा? अंतर्ग्रहण। इसके बाद पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। लिखो तो जवाब हम बोलते हैं। डी का आंसर लिखो। पहले होगा अंतर्ग्रहण। पहले क्या होगा? अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। उसको जिसे मान लीजिए कि पहले हम खाएंगे, हमारा बॉडी पचेगा, अवशोषण होगा, और स्वांगीकरण का मतलब होता है कि लास्ट में पानी तानी भी जितना है ना, वो अपना एक प्रक्रिया से बाहर निकलेगा, वो बड़ी आंत में जाएगा, है ना। तो बड़ी आंत में जो भी उसका मोशन होगा ना, और इसके बाद क्या हो जाएगा? निष्कासन हो जाएगा। चलिए, सही विकल्प को चुनिए। अमीबा कहाँ है? अच्छा, अमीबा अपने भोजन को कहां से? खाद्यदानी की सहायता से ग्रहण करता है। कुतरने में सहायक करने वाला दांत। क से कुतरना, क से, च से चबाना, च से चवरनक। लार स्टार्च को ग्लूकोज में बदलेगा। किससे बदलेगा? ग्लूकोज में। पीत रस का स्राव कहां से होता है? लीवर से होता है। कहां से होता है? लीवर से। आया समझ में? अरे पीत रस यकृत लीवर से निकलता है। आगे बढ़े, चलो। सबसे बड़ा दिक्कत क्या है ना, बिहार बोर्ड में जिस तरीका से क्वेश्चन दिया है, उसको करना क्या चाहिए था टाइपिस्ट को, कि यहाँ पे ये जो डी है ना, क्वेश्चन की संख्या दे देना चाहिए था, और क ख ग घ कर देना चाहिए था, ABCD कर देना चाहिए था। हूबहू किताबें वाला दे दिया है। 4 बजे सुबह से बेचारा टाइपिंग कर रहा है जी, क्या बतावें। क्या क्वेश्चन है? बी। अब बताइए, बड़ी आंत में वसा का पूर्ण रूप से पाचन कहां होता है? छोटी आंत में। याद रखेगा, वसा का छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत में क्या होता है? जल का होता है। याद रखिएगा। खुद हम कंफ्यूज कर जा रहे हैं कि ABCD में, तब आप लोग को ताऊ दिक्कत होगा। ए वाला में क्वेश्चन में दिक्कत हो जा रहा है, पढ़ी में कौन के कर क्वेश्चन है। वसा का पूर्ण रूप पाचन किस में होगा? छोटी आंत में। ई क्वेश्चन है बाबू, ई। जल का अवशोषण किस में होगा? बड़ी आंत में। चलिए, सत्य और असत्य को चुनना है। पहला बताइए, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, HCl का होता है। सही बात है। पीत रस से प्रोटीन का, पीत रस से प्रोटीन का पाचन नहीं होता है। आए बस समझ में? अमीनो अम्ल से प्रोटीन निकलता है, छोटी आंत में उसका पाचन होगा, पीत रस से प्रोटीन का पाचन नहीं होगा। आया बात समझ में? अब एक बात याद रखेगा, प्रोटीन 3 प्रोसेस में पचता है। आया बात समझ में? एक बार में नहीं पचेगा। तो पीत रस से प्रोटीन का पाचन नहीं होता है, याद रखिएगा, गलत बात हो गया।
प्रोटीन का पाचन कहां से, एक बार में प्रोटीन नहीं पचेगा, पहले मुख में पचेगा, फिर अमाशय में पचेगा, फिर छोटी आंत में पचेगा, इसके बाद बाहर निकलता है। चलिए, जुगाली करने वाली निकली हुई घास को पुनः अपने मुख में लाकर धीरे धीरे, तो सही है। छोटी आंत में संश्लेषण, संश्लेषण में क्या होता है, स्रावित होता है। अब थकने लगे हम, टाइम कितना हो गया देखिए तो, शरीर जवाब देने लगा हमको। चलिए इसको बनाइए, ये तो ढेर आपसे बन जाएगा जी, बनाइए। प्रोटीन के बारे में क्या बताए थे, कार्बोहाइड्रेट। अरे वो जो लिस्टवा नहीं याद किए थे अभी, वही वाला क्वेश्चन है। पीतरस कहां से, लार और वसा, हाँ। चलिए पांचवा कने है, संश्लेषण को देखो तो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, गूगल में सर्च करो तो। अरे हम बायोलॉजी इंग्लिश हिंदी दोनों टर्म की है, संश्लेषण के अंदर इतना शुद्ध हिंदी है ना, देखो तो। म्यूकस, म्यूकस पक्का, म्यूकस मुंह में पाया जाता है। म्यूकस क्या करता है, उसको म्यूकस क्या करता है, भोजन को गीला करता है। देखो तो इसका इंग्लिश वर्ड देखो, इसका हिंदी दिखे ना, इंग्लिश क्या होगा, सलेस्मक का म्यूकस होगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, म्यूकस से इसका आंसर गलत हो जाएगा। म्यूकस है तो गलत है, हाँ तो गलत हो जाएगा म्यूकस। देखिए म्यूकस मुंह में पाया जाता है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। हाँ गलत दिया हुआ है आंसर, गलत है, क्या कि म्यूकस का आंसर मिला लिए हम, आंसर गलत दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है, क्योंकि इसका मतलब म्यूकस, और म्यूकस मुंह में पाया जाता है। मुंह, म्यूकस का काम होता है, देखिए सुनिए, म्यूकस कहते किसको है, नाक में से भी जो निकलता है वो चिपचिपा होता है, और मुंह से भी लार जो होता है चिपचिपा होता है, वो म्यूकस की वजह से होता है। आया बात समझ में, छोटी आंत में म्यूकस नहीं, मुंह में पाया जाता है। आया बात समझ में, बस आज के लिए इतना ही सेवा देंगे, थक गए। कितना चैप्टर हुआ ये, 7 का कौन सा चैप्टर था ये, एक चैप्टर पहले पढ़ा दिए, दूसरा चैप्टर चल रहा है ना, यानी कि एक चैप्टर बचा हुआ है, एक चैप्टर बचा हुआ है और 2 चैप्टर, 3 चैप्टर इसमें। अब 8वां क्लास में 2 चैप्टर, मैंने कल परसों तक चलेगा जी, है कल आज, हाँ और काम है ना, उससे क्या है? 8वां में 2 ही चैप्टर है। अरे इतना बायोलॉजी को ढंग से कर लीजिएगा ना, गागर में सागर है। लेकिन आप लोग का दिमाग चौड़ियाया हुआ है, एग्जाम दे